कौल साहब, मुझे एक चीज़ समझाइए, 60 डेज वाली बात मैं सुन रहा हूँ पिछले कई दिनों से। 60 डेज कितना सख्त डेडलाइन है? अगर ये 60 डेज तक अगर अप्रूवल नहीं मिलता है तो क्या ऑटोमेटिक इनको वॉर रोकना पड़ेगा या फिर कोई रास्ता है? देखिए, वॉर तो नहीं रोकना पड़ेगा, लेकिन उसकी फंडिंग, उसका फाइनेंशियल सपोर्ट, उसकी ऑक्सीजन रुक जाएगी। और जिस हिसाब से ऑक्सीजन चीजें रुक चल जाए। रही हैं, हाँ जी, जिस हिसाब से चीजें चल रही हैं, उसका सेकंड अप्रूवल लेना मुझे लगता है इस टाइम बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली द पॉपुलैरिटी फ्रंट के ऊपर। इसके अलावा जो चीजें दिख रही हैं यहाँ से भी अगर आप रिपब्लिकन वॉइसेस सुने, और जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम लेफ्ट विंग डेमोक्रेट ना होकर मीडिया सेंटर में है, उनका भी ये मानना है कि ये वॉर को जल्दी से रुकना चाहिए। ये वॉर क्यों शुरू हुई इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस बाद में बात आर्थिक लेकिन स्थिति वॉर के लिए, जल्द, हाँ, आर्थिक स्थिति के लिए हमारी ठीक नहीं आर्थिक है, और हम स्थिति लोग, के आपने लिए, बहुत सही कहा कि मार्केट्स के एपेटाइट लिए है नहीं उतना। एब्सोल्युटली एपिटाइट नहीं है। और इसके अलावा देखिए, हमारे यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट्स अगर आप उठाइए, आर्मी के लोग उठाइए, आप इंटेलिजेंस के उठाइए, वो अब रिजाइन इसलिए कर रहे हैं कि अगर सेनेट हियरिंग हुई, अगर हमारे मिड टर्म में इलेक्शन रिजल्ट्स उल्टे दिखे, जो कि अब जिसके संकेत क्लियर दिख रहे हैं, तो लोग जेल जाएंगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है। दूसरी तरफ से आप समझिए, हम समझ ही नहीं पाए कि जो मोज़ैक उन्होंने 31 सब डिविजन्स में अपनी उसको डिवाइड किया था, जब हमने 48 के करीब उनके टॉप लीडरशिप उड़ाए, तो क्या हमें नहीं पता था कि वो मोज़ैक यूज करेंगे और इंडिपेंडेंट कमांड सेंटर्स करेंगे? उसके लिए हमारे पास क्या था ऑप्शन? वो भी एक आंसर है जो कि मुझे लगता है हियरिंग में या पब्लिक उसका जवाब मांग रही है, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड के बगैर वो न्यूक्लियर मिलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। और इसके अलावा जो रिजीम चेंज है, जिसपे ट्रंप ने पहले भी बात की, और मैं इस बात से एक्चुअली थोड़ा सा सहमत इसलिए हूं, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हुआ है आफ्टर हरमूज ब्लॉकेज फाइनेंशियल वर्ल्ड के ऊपर, अब ईरान को वापस उसके साथ ट्रस्ट करना और चुंगी की आवाजें आना। और आप जानते ही हैं, यूएई जो दुबई है, उसका इकोनॉमी बिल्कुल धराशाही हो रही है टूरिज्म की वजह से। उनके नवंबर टू अप्रैल तक टूरिज्म का ईयर टाइम होता है, $500 बिलियन पर डे का उनका नुकसान है। वहां पे डॉलर की डेफिशिएंसी हो रही है, और कहीं ना कहीं जो गल्फ रीजन है बहुत ही ज्यादा डिस्टेबलाइज इस टाइम हो रहा है। सऊदी को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी सब कंट्रीज में फाइनेंशियल पेन क्लियरली दिख रही है। उसके दरार हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में आ रही है। आप जानते हैं मैं फाइनेंशियल मार्केट से जुड़ा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कोई भी सरकार इस टाइम आईआरजीसी के हाथ में ईरान को छोड़ने में एग्री नहीं होगी। ये आपने बहुत सही कहा, लेकिन एक सवाल कमर आगा साहब कि क्या इस चीज को ईरान समझ रहा है? इसी वजह से ईरान बार बार अपना रुख सख्त कर रहा है और ज्यादा से ज्यादा बार्गेन करने की कोशिश कर रहा है। उसे पता है कि अब अमेरिका और ट्रंप किसी भी सूरत में इस जंग से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। कई चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि ईरान की जो बेसिक टैक्टिक्स है वो नजर आती है कि गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अगर बंद लंबे पीरियड तक रहेगा तो इकोनॉमी अमेरिका की उसको परमिट नहीं करती। वहाँ हर तेल की कीमत लगातार बढ़ती चली जा रही है। अभी दिन में रिपोर्ट थी कि $10 अब तक बढ़ चुका है, और उम्मीद है कि और भी आगे बढ़ेगा तेल का दाम। और तेल का दाम बढ़ता है तो हर चीज़ों का दाम वहाँ पे अमेरिका में बढ़ता हुआ नजर आता है। वहीं नहीं, पूरी दुनिया में एक प्रेशर है। और गल्फ ऑफ हॉर्मूज उनके पास एक कार्ड है, ट्रम्प कार्ड है, जिसका वो इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि ईरान जो है वो उसकी जो कुछ दोनों की कुछ रेड लाइंस हैं, और उनके ऊपर काफी सहमति बन चुकी थी पहले, और लगातार बातचीत हो रही थी। ये कह रहे हैं 0% इनरिचमेंट होना चाहिए। तो वो भी संभव है कि 5 साल और 4 साल एक सर्टन पीरियड के लिए 0%, और जो उनके पास है 60% उसको डाइल्यूट करके वो 3.5 के करीब ले आएंगे। इसी तरह हर चीज के लिए बातचीत हो चुकी है, और इस समय भी बातचीत का दौर तो चल ही रहा है इनडायरेक्ट। इजिप्ट, टर्की, फिर ओमान, बहरीन, ये सब लोग, कतर खासतौर से, ये सब इन्वॉल्व हैं बातचीत के में, और अलग अलग तरीके से। पूरा अरब वर्ल्ड का प्रेशर है प्रेसिडेंट ट्रंप पे। प्रेशर क्या कहें, बहरहाल उनका भी है। वो भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म हो, ये जो पर्शियन गल्फ है ये पूरा रास्ता खुले, खास तौर से ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, तो ताकि उनकी तेल की सप्लाई जाए। दूसरी बात ये भी है कि
ये सभी देश जो है तेल की सप्लाई पर निर्भर करते हैं और इनके पास सप्लाई जो है लगातार कम हो गई है, बहुत दिनों से तो बंद है। फिर उसके अलावा ये भी है कि सप्लाई जो पुरानी सप्लाई पहले से जो थी, जो उस सप्लाई पे आने में समय लगेगा, क्योंकि कतर, बहरीन, यूएई और सऊदी अरेबिया के जो ऑयल एसेट्स हैं, जहाँ पे ये इनके ठिकाने हैं तेल के, वो भी बहुत से डैमेज हो गए हैं, बहुत नुकसान पहुंचा है उनको। तो इसलिए जो पहले जिस तरीके से तेल निकलता था उतना तेल निकालने में, या गैस को कतर का कहना ये है कि 3 से 5 साल लग सकते हैं तेल गैस को दोबारा एलएनजी को सप्लाई करने में, जैसे पहले हो रही थी। तो ये सारी समस्याएं इनके सामने बनी रहेंगी। और दूसरी बात ये भी है कि ये सभी देश जो हैं, अब चाइना की तरफ भी इनका रुझान हो रहा है। वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसी बातचीत आपस में भी कर रहे हैं। ट्रस्ट डेफिसिट इनका इन देशों का अमेरिका के साथ काफी नजर आ रहा है, इसलिए कि अमेरिका ने इनको जो रक्षा सुरक्षा प्रदान करनी थी वो युद्ध में प्रदान नहीं की, इसकी भी एक नाराजगी है। हालांकि इनके पास बार्गेनिंग कैपेसिटी ज्यादा नहीं है, बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं सिवाय सऊदी अरेबिया के, और तो बाकी सब बहुत ही छोटे मुल्क हैं। इनके पास सभी ईरान के पास बार्गेनिंग, हाँ कमर आगा साहब, ईरान के पास बार्गेनिंग कैपेसिटी कितनी बची है? मेरा ख्याल है बहुत है। देखिए, जब आदमी लड़ने पे तैयार हो जाता है और मरने पे तैयार हो जाता है तो कोई लिमिट नहीं होती। उनका यह है कि किसी भी सूरत से सैंक्शन हटना चाहिए। उनका दूसरा यह है कि हम हरमुज को नहीं, ये जो हरमुज है उसको हम स्ट्रेट को नहीं खोलेंगे जब तक। अमेरिकन अगर आते हैं वहां पे तो फिर तो बहुत लड़ाई भयंकर होगी और मरने वालों की संख्या भी बहुत होगी। और ये भी ये कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, अमेरिकन जर्नल्स भी कह रहे हैं कि ये गलती कीजिएगा नहीं वहां जाके। और फिर उसके अलावा ये भी है कि ईरान तो काफी बर्बाद हो चुका है, ऐसे ही वॉर के अंदर उनके बहुत हैवी बिल्कुल आपने सही कहा कि हुआ है उनका। दरअसल अगर कोई लड़ने पर उतारू हो, मरने पर उतारू हो, तो बार्गेन करने की क्षमता, या फिर कहते हैं लड़ने की क्षमता, जिद पे अड़ने की क्षमता किसी भी सूरत तक जा सकती है। हमारे साथ अवधेश कुमार साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। अवधेश जी, आपके पास आऊँगा और इसमें मैंने एक खास टॉपिक रखा है शो में, जो और इसके लिए विशेष तौर पर आपको आमंत्रित किया हूं। मैं इस पर आगे चल कर आऊँगा, लेकिन 2 मेहमान पहले जुड़े हैं, उनसे मैं शो में जोड़ लूँ। मैं अंशु जोशी जी हैं और शुभांकर मिश्रा हैं। शुभांकर, एक तरफ है कि अमेरिका अब युद्ध से निकलना चाहता है, अमेरिका के पास अब युद्ध लड़ने की बहुत ज़्यादा एपेटाइट नहीं बची है, जैसा कि धीरज कौल साहब बता रहे हैं, जो काफ़ी दिनों तक ट्रंप की नीतियों का समर्थन भी करते रहे हैं। दूसरी तरफ कमर आगा साहब कह रहे हैं कि ईरान के पास अभी भी बार्गेनिंग पावर काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में ये सीज फायर खत्म होने के बाद हमेशा के लिए युद्ध रोकने के लिए इस्लामाबाद में जो बातचीत होने वाली है वो कितना फ्रूटफुल होगी, कितना सफल होगी, आपका आकलन क्या कहता है? लक्ष्मण, मेरा आकलन ये है कि ये सीज फायर कंटिन्यू करेगा। अमेरिका को एक फेस सेविंग एक्सरसाइज कर रहा है जिसमें वो इस युद्ध से एक सम्मानजनक रूप से बाहर निकल पाए। और अगर आप तुलनात्मक रूप से देखें तो जो सीज फायर होगा इसमें ईरान को कंपैरेटिवली ज्यादा फायदा होगा। ईरान के ऊपर से कई सारे ऐसे सैंक्शंस हटेंगे जो अभी तक लगे हुए हैं और ईरान का एक तरीके से इस युद्ध से विजयी बनकर निकलेगा, चाहे वो अमेरिका को पसंद आए और इजराइल को पसंद आए या ना आए।